जो ये ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र, ये पूरा रिवाइज कर लेंगे एकदम, इसके जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे पहले हम 2-3 क्लासेस ले चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। जो मतलब आपको लगे ना टॉपिक, हाँ इसमें हमें प्रॉब्लम है, बस वो सर्च करके वो देख लो। तो देखो, सबसे हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपवाह क्या होता है? जो कुछ जिस रास्ते से नदियां बहती है ना, जो वो रास्ता लेती है, उन जल मार्गों को हम क्या कह देंगे? अपवाह। ठीक है। और फिर जो ये खूब सारी वाहिकाएं हो जाएगी, खूब सारे रास्ते, मतलब छोटी छोटी ऐसी नदियां जा रही है, उनका पूरा जाल बन जाएगा। ठीक है। कोई धारा यहाँ से आ रही, कोई धारा वहां से आ रही, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? अपवाह तंत्र। तो ये तो हो गई अपनी मेन डेफिनेशन। फिर होगी कभी कभी ना हम ये इनको बहुत हल्का ले लेते हैं, लेकिन ये ना डेफिनेशंस भी आ जाती है कि इसकी क्या कौन सी 4 डेफिनेशन दे देंगे, बताएंगे कि हाँ कौन सी डेफिनेशन सही है। अब देखो, ये अपवाह द्रोणी क्या होती है? जो सहायक नदियां आ रही है ना अपवाहित क्षेत्र में, वो क्या हो जाएंगी? ये अपवाह द्रोणी। फिर एक विशिष्ट क्षेत्र क्या हो जाएगा? जिस जो पूरा एरिया है जिसमें सारा, मान लो यहाँ से भी नदी आ रही है, यहाँ से भी नदी आ रही है, जैसे कि यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, तो ये पूरा जितना भी पानी है ना नीचे, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा? कैचमेंट एरिया। ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं? जल ग्रहण। और ये जब ये बड़ी नदियों का होगा तो इसको नदी द्रोणी बोल देंगे, और ये जब छोटी नदियों का होगा ना, जैसे नदी नाले छोटे छोटे बह रहे, तो इसको क्या बोल देंगे? जल संभर, यानी कि वाटर शेड। तो कैचमेंट एरिया और वाटर शेड में ये डिफरेंस, छोटा एरिया तो वाटर शेड, बड़ा हो गया तो कैचमेंट एरिया, कि उस नदी के अंदर कितना एरिया आ रहा है। फिर है जल संभर अथवा जल विभाजक, यानी कि मान लो एक नदी यहाँ से जा रही है, ठीक है, एक नदी यहाँ से जा रही है, जो इनका बीच का गैप है ना, कि हम हाँ ये मानेंगे इधर का पानी इस नदी का, इधर का पानी इस नदी का है, तो वो उसको क्या कह देते हैं? जल विभाजक। ठीक है, वाटर डिवाइडर। फिर हम ये देखो, इनमें ना बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, तो ये हम देख लेते हैं। क्या हो गया? प्रतिरूप, यानी कि ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स, कैसे डिजाइन में वो रिवर बह रही है। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है कि नदी क्या ऐसे कौन सी डिजाइन में बहेगी, किस स्टाइल में। तो ये तो एक तो हो जाएगा समयाविधि, यानी कि वो नदी कितने टाइम से बह रही है। ठीक है, कि ये पुरानी है नई है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना अपना जियोमोर्फोलॉजी में भी, कि जो नई, वो एकदम जो स्टेज होती है जब उसमें एकदम तेज बहाव होता है, उसका वी शेप में बहती है, फिर वो धीरे धीरे जैसे वृद्धावस्था की तरफ जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, चौड़ी होती जाती है, और जो लाया हुआ सामान है, पत्थर वगैरह, वो नीचे जमा करना शुरू करता है। तो टाइम पे डिपेंड करता है। फिर हो जाएगा वो कैसी चट्टानों पे बह रही है, वो उनकी संरचना कैसे, फिर वो कैसी स्थल आकृति है। ज्यादा ढलान होगी तो अलग टाइप से बहेगी, तो कम ढलान होगी तो अलग टाइप से। ढाल, जल की मात्रा, कितना पानी लेके आ रही है और कितने टाइम में लेके आ रही है। ठीक है, ये हम डिफरेंस देखेंगे। फिर देखो, अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। आप इधर एक बार ये पिक्चर में देख लो सारे नाम, और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये याद रहेंगे इन इसी पिक्चर से कि कौन सा कौन से टाइप का। देखो डेंड्रेटिक, सबसे पहले तो ये क्या होता है? उस स्थान के स्थानीय ढाल के अनुसार जब नदियां बहती, मतलब जिस तरफ ढाल है ना उस साइड पानी जो है बह जाएगा। और ये ऐसे पेड़ की टहनियों जैसी निकलती रहती है। मान लो जैसे पेड़ की टहनी होती है ना, एक बड़ी टहनी, फिर छोटी छोटी टहनी, फिर छोटी टहनियों की और छोटी छोटी टहनी, तो उसको हम क्या कह देते हैं? डेंड्रेटिक। धूम्रफल, धूम्र ऐसे याद कर लो, शाखाओं की तरह। और इनका नाम क्या एग्जाम्पल ये होगा, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्ण, ये जो बड़ी बड़ी नदियां ना, छोटी छोटी नदियां आके मिलती रहती है। फिर हो गया अपना जालीनुमा। जालीनुमा कैसे होते हैं? जाली हम देखते हैं ना अपने, एकदम ऐसे लाइन में, पहले खूब सारी ऐसे लाइनें होंगी, फिर ऐसे सीधी आड़ी लाइनें कटा हुआ। तो क्या कह रहे हैं? जब एक दूसरे के एकदम बराबर में काटती हुई नदियां बहेंगी ना, एक, वो क्या करें? 90 डिग्री का एंगल बना दे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। फिर हो गया आयताकार, रेक्टेंगुलर। जब वो समकोण पे ऐसे रेक्टेंगल की टाइप में जब बहेंगी ना, बना लेगी शेप अपनी, जैसे कि विंध्य की, हिमालयों, पहाड़ियों पे, पलामू क्षेत्र की कुछ नदियां इसी टाइप की है, वो हो जाएगी अपनी रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। सब ऐसे एग्जाम्पल्स याद रखो। विंध्य में देखो, वहां पे पहाड़ियां है, वहां पे ऐसे बहेंगी।
फिर अरिय यानी कि रेडियल। रेडियल कैसे होता है, ये देखो पिक्चर में, ये है अरिय। फिर ये क्या है, केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है, यानी कि बीच में से ऊपर, मतलब पहाड़ है तो चारों तरफ ऐसे नदियां पहाड़ पे से नीचे उतर, तो क्या हो गया ये रेडियल। एग्जाम्पल हो गया इसका अमरकंटक की पहाड़ी, नर्मदा, सोन, ये सब। और एक इसी का ही जैसा होता है, उसमें क्या होगा, बीच में ये देखो, ये है एनुलर। इसमें क्या हो जाएगा, ये मेन नदी में ना जुड़ने से पहले हम पहले क्या देखते हैं, जैसे सीधी आके मेन लाइन में जुड़ जाती है, लेकिन ये क्या होगा, ऐसे गोल घूम के आएगी और फिर जुड़ेगी मेन अपनी जो नदी है उसमें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनुलर। तो अपने इंडिया में ऐसी कोई रिवर नहीं है जैसे गोल घूम के आए और फिर मुड़े, सीधी सीधी मुड़ जाएगी मिसाल मिसाल। तो एकदम हल्का फुल्का सा एग्जाम्पल अपना देखने को मिल जाएगा, नीलगिरी तमिलनाडु में और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। परफेक्ट ऐसे सर्किल कोई नहीं बनाती, चाप की तरह, जैसे चाप मारते हैं ना प्रकार से, वैसे। फिर अपना हो जाएगा अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप, सेंट्रीपिटल। ये क्या हो जाएगा, जब सारी दिशाओं से आके, हमने पहले वाले में देखा था कि बीच में से पहाड़ पे से सारी नदियां चार तरफ जा रही है, अब क्या कह रहा है, चारों तरफ से नदियां जो है ना, एक बीच में गड्ढा है, झील है, उसमें आके पानी लेके आ रही है चारों तरफ से, तो उसको क्या बोल देंगे, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, यानी कि सेंट्रीपिटल। वो रेडियल था, ये सेंटर। फिर है गुंबदाकार, डोम शेप। ये क्या हो जाएगा, वलयाकार और अर्यावत है इनका मिला जुला, यानी डोम, जो हम डोम देखते हैं ना ऐसे डोम की शेप में बन जाए। ये दो टाइप का मिलके बना है, अर्य और वलय। पर अर्य हमने देखा ना रेडियल टाइप का होता है। फिर हो गया ये समांतर हुआ, पैरेलल, यानी कि एकदम बराबर बराबर चल रही है, जैसे कि पश्चिमी घाट में जो जितनी भी नदियां जा रही है ना, ये हम जैसे मैप में देखेंगे, ये सारी नदियां ऐसे पैरेलल पैरेलल जाके यहाँ पे नीचे गिर जाती है। फिर हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, एक एक करके देखेंगे। जो जाएगा सतह की प्रकृति और ढाल भूमि की संरचना के आधार में हम अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं, एक तो कर्मवर्ती अपवाह तंत्र, और फिर दूसरा हो जाएगा, देखेंगे हम तो सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो ढाल के अनुसार बह रही है ना, वो जैसे कि अनुवर्ती परवर्ती नदियां, ये इसमें सीक्वेंट में आ जाएगी, यानी क्रम से बह रही है। तो इसमें सबसे पहले अनुवर्ती देखते हैं, जो ढाल की दिशा में बह रही है, जैसे प्रायद्वीप या गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की। और जो पहले सर्वप्रथम क्या होती है, अनुवर्ती, कोई भी रिवर है ना जो एकदम स्टार्टिंग की स्टेज है उसकी पहले की, वो क्या हो गई, अनुवर्ती। क्षत्रिय क्षेत्रीय धरातल के ढाल के अनुरूप भी वो बहती है एकदम शुद्ध। बाद में होगा ना कि वो काटेगी टाइम के साथ, धीरे धीरे कहीं बहुत बहुत साल हो गए कहीं उसके, तो बहते बहते तो उसने अपना रास्ता खुद बना। शुरू में तो क्या होगा, वो पानी कम होता है तो वो अपने ढाल के अकॉर्डिंग बहती है। फिर हो गया परवर्ती, सब सीक्वेंस। अब इसको ऐसे पर से याद रखो, सब से, यानी कि वो उसका सब है। कंसिक्वेंट ये हो गया सबसिक्वेंट। इसमें क्या है, जो मुख्य अनुवर्ती नदी से जो आपकी दूसरी नदियां मिल रही है ना, वो जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदी, यमुना। ये एक बार आप ऐसे डेफिनेशन देख लेते ना, पिक्चर में देखेंगे ना इसको डायग्राम में, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसमें आके ये मिल रही थी, इसमें आके ये मिलेगी, जैसे हमने वो शाखा देखी ना पेड़ की टहनी, फिर टहनी में से और छोटी टहनी निकल रही है, फिर और छोटी, फिर इसी के भी सब सीक्वेंट पे के ये समकोण पे आके मिल रही थी। अक्रमवती जो इनसीक्वेंट, ये क्या है, ढाल का अनुसरण नहीं करती, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और फिर मिल रही है उसमें मिल रही है। फिर हो गया एंटीसीडेंट, जो क्या हो गया, जो मतलब कि बहुत पहले से ही हिमालय नहीं था, तब से पहले से ही बह रही थी, यानी कि हिमालय बढ़ता गया लेकिन वो रिवर वहीं की वही रही, काटती रही, और काट कर क्या बहुत गहरे गहरे उन्होंने गोर्ज बना ली, तो जैसे क्या हो जाएगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, फिर सुपर इम्पोज्ड। ये भी क्या है, ढाल का अनुसरण नहीं करती, ये जैसे कि स्वर्णरेखा, सोन, चंबल, बनास, ये सब आ जाएंगे। तो ये जो हमने देखी थी ना, ये क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी मेन कॉन्सिक्वेंट रिवर, फिर इसके सब सीक्वेंट इसके क्या हो जाएगी, जो एकदम बराबर में आके, फिर ऐसे अपोजिट में आके, तीनों ऐसे हो जाएगी। एंटीसीडेंट, एंटी ऐसे पुरानी चीजों के लिए हम बोलते हैं ना, पूर्व यानी कि बहुत पुरानी, ऐसे याद रखो ये बहुत पहले की नदियां हैं।
फिर अब आप एक एक करके सारी नदियों को देखते हैं। तो इसको हम अपने इंडिया में जो नदियां होती है ना, इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक तो हो जाता है हिमालय की नदियां और एक हो जाता है प्राकृतिक। तो आज की क्लास में हम अपने हिमालय का देख लेंगे, और अगर टाइम बचा तो फिर या फिर नेक्स्ट पार्ट हम प्राकृतिक की जो जितनी भी नदियां है ना उसको देख लेंगे। इसको आप मैप को एक बार कई बार देख लो तब अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे अगर पढ़ोगे ये यहाँ से ज्यादा यहाँ से तो वो याद नहीं होगा। ठीक है, ये देखो हिमालय। हिमालय की जो नदी है ना वो एकदम हमेशा ही बहती रहती है पूरी 12 में। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश हो जाती है, बारिश नहीं होती जब क्या होगा, जो अपनी बर्फ है ना हिमालय के ऊपर वो पिघलती रहेगी और तो हमेशा ही उसमें पानी आता रहेगा। ये नदियां बहुत गहरे गहरे बोर्ज बनाएगी, वी आकार के घाटे बनाए, क्योंकि ऊपर से हिमालय पर से इतनी ऊंचाई पर से आ रही है तो इनमें ताकत बहुत होगी। देखो एक तो पानी हम बहुत ऊपर से गिराए तो वो ज्यादा तेज फोर्स से गिरेगा, एक हम धीरे धीरे गिरा रहे हैं तो वो कम स्पीड में आएगा, कम फोर्स में आएगा। और जब ये मैदान में आएगी ना तब उनकी ढलान कम हो जाती है, तब ये समतल घाट या गोपुर झील पहाड़ग्रस्त मैदान फिसर डेल्टा ये सब बनाते हैं। यानी कि वो जो मटेरियल ऊपर से भाग के लाके आ रही थी अपनी पूरी एनर्जी के साथ वो यहाँ पे जमा कर देती है, एनर्जी कम होती है अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाती है। फिर इसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, सिंधु ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो हम एक एक करके अब इसको देखें। सबसे पहले अपना हो गया सिंधु नदी अपवाह तंत्र। देखो ये सिंधु नदी मेन तो रिवर का ज्यादा फालतू चीज नहीं, बस ये हम रिवाइज करेंगे कहाँ से होके आ रही है, इसकी लेफ्ट और राइट की ट्रिब्यूटरी कौन सी, बस एक एक बार पढ़ देंगे। और अगर नहीं याद हो तो आप 2-3 बार फिर से पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। ये निकल रही है तिब्बत में जो कैलाश पर्वत की श्रेणी है ना पूर्व पर, जो वहां से, और ये तिब्बत में इसको सिंगी खंबान अथवा शेरमुख भी कहते हैं, सिंधु ऐसे याद। और फिर ये निकलने के पश्चात जो लद्दाख और जास्कर की श्रेणी उससे बहती है, और फिर ये दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। और भारत में इसकी लंबाई इतनी है 1114 और टोटल हो जाएगी 2880 किलोमीटर। इसकी और ये सहायक नदियां श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर, पंचनद में ये 5 आ जाएंगी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। हम मेनली इन्हीं को ही पढ़ते हैं क्योंकि अपने इंडिया में ये बाकी सारे पाकिस्तान में तो हम हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये बात। ठीक है, और जो 5 नदियां है ना ये पाकिस्तान में मिठनकोट के पास जाके सिंधु नदी में मिल जाती। देखो अपना मैप, हम तो बस ये अपने मैप में सिर्फ यही देखते हैं ना, बाकी ये जो और नाम लिखे हुए ये है ही नहीं, क्योंकि हमारे काम की बस यही होती है, बाकी कोई और मिल रही होगी वो हमने नहीं देखी पाकिस्तान में। इसके जो बुक्स में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वो ज्यादा देखें। कुल लंबाई हो गई हमारी, कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ सबसे लंबी कौन सी छोटी कौन सी। परफेक्ट याद ना हो, बस हाँ अंदाज जाओ कि इसका इतने रेंज में था। इसकी हो जाएगी देखो 2880 किलोमीटर, और ये भारत भारत के जो लद्दाख है ना वहां से बहती है। और इसके जो दाएं तट पर क्या है, लेह है। लेह हमने कितना पढ़ रखा है। और इस देखो जो अपना संधि ये जो जल का समझौता हुआ था ना 1960 में, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम इसका सिर्फ ना 20% भाग ही अपना पानी का यूज कर सकते। ठीक है, फिर भी देखो मैप में मोस्टली अपनी कितनी कम है ये इंडिया में, यहाँ से मैप जा रहा है तो पूरी तो ये पाकिस्तान में तो हम सिर्फ इसका 20% पानी जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर अपनी आ गई झेलम, ये मैप में देखते चलो कहाँ पे कौन से। फिर झेलम ये कहाँ से निकल रहे, पीर पंजाल के पास जो वो अपना शेषनाग झील है ना वहां से, और फिर ये बुलर झील से होते ही पाकिस्तान में चल गया। देखो झाग के निकट जाके चेनाब में मिल जाएगी, फिर इसलिए इम्पोर्टेंट ये और डिटेल देती है इतनी बास मंगल वगैरह ये क्या क्या बनाते हैं घाटी वगैरह वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर से मीरपुर तक पूरी जो अपनी बॉर्डर है ना उस पर बहती रहती है। और इसमें क्या क्या डैम परियोजना बना रखी है एक बार वो देख लो बस, जैसे कि तुलबुल इस पे झेलम पे है, और उरी उरी जो मूवी भी आई थी अपनी तो ऐसे नाम याद हो जाएगा, ये झेलम पे है। फिर अपनी नेक्स्ट आ जाती है चेनाब। चेनाब जो है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसकी अपनी इंडिया में कितनी लेंथ है 1180 किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते थे, चंद्रभागा, ये नाम बहुत आता है चंद्रभागा, इतना क्वेश्चन बनता है ना बहुत ज्यादा। और जो नदी है ना बारालाचा दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली है,
मतलब दो नदियां निकल रही छोटी छोटी, फिर ये बाद में मिल जाएगी। एक तो चंद्र और भागा, दो नदियां। फिर ये केलांग के पास जाके जब मिल जाएगी ना तांडी में मिलने पर, तो क्या हो जाएगी, चंद्र भागा एक नदी बन जाएगी, चेनाब बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर कौन कौन सी जल परियोजनाएं है, बगलीहार परियोजना, सलाल और ये दुलहस्ती की परियोजना है। फिर अपनी आ जाती है रावी। तो ये कहाँ से निकलती है, जो अपना बृहद हिमालय है ना रोहतांग दर्रे की पश्चिम से होते हुए, वहां से चंबा घाटी से ये फिर बहती है। फिर ये सराय सिंधु के पास जाके चेनाब में मिल जाती है पाकिस्तान में। इस पे परियोजना इंपोर्टेंट कौन सी है, चमेरा थीम, रंजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध परियोजना, ये सब ये क्या है, प्रस्तावित है, ये अभी हुई नहीं। फिर अपनी हो जाएगी ब्यास नदी। ब्यास का क्या है, यह रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। ये तो एकदम इजी याद करने में, ब्यास है नदी का नाम भी और ब्यास कुंड से निकलती है। और फिर ये निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू घाटी है ना वहां से बहेगी। फिर ये हरिके नामक जो स्थान है ना वहां पे जाके सतलुज में मिल जाएगी। वहां पे देखो हरिके बराज बहुत सुन रखा होगा नाम, ये बना रखा है हरिके पे। और हरिके बराज से ही क्या है, इंदिरा गांधी नहर जो है ना वो बना रखी है, जिससे हम खूब सारी सिंचाई करते हैं, अपनी इंडिया की सबसे लंबी नहर है। तो ये इंपॉर्टेंट एकदम आपने याद रखना है किससे रिलेटेड है, ब्यास नदी से। और ये ऐसी ये पांच नदियां है ना अपनी, ये इसमें से इकलौती नदी है जो केवल इंडिया में, और बाकी का पार्ट जो है वो पाकिस्तान में। देखो सतलुज नदी, ये क्या हुआ, तिब्बत के पठार की जो राक्षस ताल झील है ना वहां से निकलती है ये। और फिर इसको लोंगचेन खबाब नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया में कहाँ से आ रही है, शिपकिला दर्रा है ना वहां से होके इंडिया में एंट्री ली है। ठीक है, यानी कि थी कहाँ की, तिब्बत की, और इंडिया में बाद में आ रही है। इसके ऊपर क्या क्या बना रखा है, देखो भाखड़ा नांगल परियोजना, हरिके बैराज, इंदिरा गांधी नहर, ये सब इससे रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये फिरोजपुर से फाजिल का जो पंजाब है ना वहां से होते हुए एकदम भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, बॉर्डर बॉर्डर पे बहती है बिल्कुल लाइन। और फिर इसकी लंबाई टोटल 1450 किलोमीटर, और भारत में इसका एरिया हो जाएगा 1150 की, 1050। अब हम देखेंगे अपना गंगा नदी का अपवाद। तो ये तो इसकी देखो बाएं तट से मिलने वाली नदियां, ये दाएं तट से मिलने वाली, ये हो जाएगी अपनी बाएं वाली। इसकी ना ट्रिक भी होते हैं, चाहे ट्रिक से याद कर लो अगर जिसको ट्रिक से याद होती है तो। अगर हम आप कहोगे तो हम ट्रिक की भी क्लास ले लेंगे कि सारी नदियों को कैसे ट्रिक से याद रखें, उसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिक कौन सी, राइट की कौन सी। और एक मेथड होता है कि आप बस मैप देखो फिर याद कर लो, मैप को दो तीन बार बना के देखो, आज से रफ में लाइन में खींच खींच के देख लो, अगर वो जरूरी नहीं परफेक्ट करनी, या फिर मैप को ही देख लो या फिर क्वेश्चन करो। तो आपको जिससे याद होता है उससे याद कर, चाहे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके मैप देख के या फिर ट्रिक से। इसकी देखो बाई वाली रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानदी, ये सब हो जाएंगे, बताएंगे अपनी यमुना, सोन, टोंस, कर्मशा। फिर ये देखो, ये सतोपत हिमानी से निकली, अलकनंदा गोमुख के पास जाके जो गंगोत्री हिमानी से निकल रही है ना भागीरथी, ये देवप्रयाग में जब मिल जाएगी तब उसको क्या है, हम क्या कह देते हैं, गंगा। यानी कि दो नदियां छोटी छोटी निकलेगी, फिर जब जाके मिलेंगी भागीरथी में, जो देवप्रयाग में भागीरथी होगी अलकनंदा, तब ये क्या बन जाएगी, गंगा। फिर अलकनंदा की भी कौन सी सहायक नदी है, ये दो नदी आके तो गंगा बना के, लेकिन अलकनंदा में पहले क्या है, कुछ सारी नदी आके निकलेगा, हम आगे मैप में देखेंगे। ये जैसे कि पिंडार नदी बाएं तट से आके कर्णप्रयाग में मिल जाएगी, मंदाकिनी नदी दाएं से आके रुद्रप्रयाग में मिल जाएगी। ये ऐसे याद करने का कोई मतलब नहीं, अभी आप कहाँ देखेंगे मैप से पिक्चर। और बद्रीनाथ कहाँ पे है, ये तो अलकनंदा पे ही है, जो कि फेमस है, ये देखो पिक्चर। हाँ, एक तो पहले ये याद कर लो। कब पश्चिम बंगाल से कोई प्रखर तक बहती, फिर बाद में देखो पहले तो ये बन रही थी गंगा, कई नदियों से मिलती, बाद में भी ना ये टूट जाते हैं दो पार्ट में, दो धारा में बट जाएगी। एक तो हो जाएगी हुगली पश्चिम बंगाल में, ठीक है, नाम इसका हुगली हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी
भागीरथी जो बांग्लादेश में चली जाएगी और फिर वो जाके ब्रह्मपुत्र से मिल जाएगी। फिर ये पद्मा और फिर बाद में मेघना नाम से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चल जाएगी। और ये जो बॉक्स है ना, ये याद करना इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बताइए सर। विष्णु प्रयाग पे कौन कौन सी नदी आके मिल रही है? धुली गंगा अलकनंदा। कर्ण प्रयाग पे कौन सी नदी आके मिल रही है? पिंडार अलकनंदा। रुद्रप्रयाग पे कौन सी नदी आके मिल रही है? मंदाकिनी अलकनंदा। ये अलकनंदा तो एक है, और आके मिल रही देव प्रयाग में भागीरथी, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में पिंडार, विष्णु प्रयाग में धुली। तो याद कर लो, अपनी इसमें कोई भी ट्रिक लगा लो। देखो जैसे कि विष्णु तो गंगा, इस वर्ड में इस वाले में सिर्फ गंगा वर्ड आ रहा है, धुली गंगा यानी कि सफेद गंगा है। सफेद गंगा भाई हमने विष्णु जी को दे दी, ठीक है, कैसे याद रख लो। विष्णु प्रयाग किससे हो गया? धुली गंगा से। फिर कर्ण, कर्ण का पिंडदान ऐसे याद कर लो। पिंडदान भारत में ना पिंडदान से रिलेटेड कर्ण का, तो कर्ण का पिंडार। फिर रुद्र, रुद्र जैसे अपना शिव जी का होता है, तो रुद्र से याद कर लो मंदाकिनी। मंदाकिनी जैसे अपनी होती थी ना, ऐसे देवी का नाम होता था मंदाकिनी टाइप। फिर अपने देव, तो देव से याद कर लो भागीरथ। भागीरथ को कहते हैं कि वो नदी लेके आए थे, वो ऋषि टाइप में थे। ऋषि तो देवताओं के पास आके जाके रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, देव भागीरथ। ये कौन से की अपनी अलकनंदा, ये यहाँ से आगे बद्रीनाथ से शुरू हुई, फिर ये यहाँ पे धौली गंगा के मिल गई। इसमें हमने सबसे पहले देखा ना विष्णु जी एकदम सबसे ऊपर है, उसको हमने धौली गंगा दे दी सफेद सबसे पहले, तो क्या हो गया वो विष्णु प्रयाग में आके मिल रहे धौली गंगा। ऐसे समझ लो ये विष्णु जी का घर था, यहाँ पे धौली गंगा आके बह रही एकदम सबसे ऊपर, ये शिव जी का बद्रीनाथ है। पे आ गई विष्णु प्रयाग, ठीक है, ऊपर से शिव जी के पास धौली गंगा है। फिर आगे अलकनंदा में ये नंदाकिनी आके मिली। वो होता है ना, तो ऊपर सारे देवी देवता होते हैं, फिर नीचे वो देवताओं को स्वर्ग वगैरह होता है, नंदाग्नि अलकनंदा में आके मिली नंदाग्नि। फिर अपना पिंडार आके, पिंडार नीचे कर्ण और नीचे आए तो ठीक है। फिर अपने यहाँ पे मंदाकिनी, यहाँ पे रुद्रप्रयाग में, ठीक है, और नीचे फिर ये देवप्रयाग में यहाँ भागीरथी आके मिल रही है गंगोत्री से आगे ऊपर की भी याद रखो, ये केदारनाथ से आ रही थी। केदारनाथ देखो शिव जी से रिलेटेड है, तो ये कहाँ से? मंदाकिनी या फिर रुद्र भी शिव जी से रिलेटेड यहाँ पे। ये यमुनोत्री से यहाँ यमुना निकल, ये गंगोत्री से भागीरथी आई, देवप्रयाग में मिल गई, ठीक है। फिर देखो यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये कहाँ से निकलती है? जो बंदरपुर चोटी है ना यमुनोत्री हिमनद, वहां से निकल। फिर इसकी भी और सहायक नदियां दे रखी है, आप इनको मैप पे देख लीजिए एक बार। मेन देखो यहाँ पे बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? जो निकलने वाली नदियां है ना अलग अलग हो जाती है, जैसे हमने पढ़ा था ना वो वहां बांग्लादेश में जाके और वो टूट जाएगी। गंगा नदी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी बिल्डिंग में। और ट्रिब्यूटरी क्या हो जाएगी? जब मेन नदी में छोटी छोटी नदियां आके बना रही है, जोड़ रही है, तो वो हो जाएगी ट्रिब्यूट। यहाँ पे टूट रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम बंटवारा करते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रिब्यूटरी यानी कि आके सहायता कर रही है बड़ी नदी बनने में, ऐसे याद रख। फिर ये देखो कोशी, गंगा के बाएं तट से आकर मिलती है। ये अपना रास्ता ना हर बार बदलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बिहार का शूल। तो ये याद रखो कोशी को क्या बोलते हैं? बिहार का शूल। फिर इसके अलावा और कौन कौन मिलेगी? बाईस से गोमती घाघरा गंडक वगैरह। फिर ये दामोदर, ये क्या है? हुगली के दाएं तट की प्रमुख नदी है, इसे बंगाल में से। तो कोसी तो हो गई अपनी बिहार की शोध, ठीक है, और जो ये दामोदर है ये अपना हो गया बंगाल का शोध। और गंगा नदी पर क्या है? अपना राष्ट्रीय जलमार्ग एक बना, नंबर वन, ऐसे याद रखो, प्रयागराज से हल्दिया तक। तो सोच के बताओ जो अपना जलमार्ग वो कहाँ पे है? फिर देखो गंगा नदी से संबंधित विशेष गुणधर्म, ये मैप पे आप सारे देखते चलो। देखो ये यमुना थी, गंगा, ये सारी सी बस कहाँ से कौन सी मिल रही है। देखो इसके मेन पॉइंट, कुल लंबाई कितनी है? 2000
525 किलोमीटर। और फिर इसका मेन ये जाके बंगाली की खाड़ी में गिर जाती है। और इसका सबसे बड़ा अफवाह तंत्र जो हमने ड्रेनेज एरिया देखा ना 21 का, हम अफवाह तंत्र की डेफिनेशन पहले ही देख चुके हैं। और 2008 में जो है ना गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे। और 2017 में जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ना उसने क्या कहा, जो गंगा और यमुना है ना वो जीवित मानव के बराबर, उनको जो जितने भी अधिकार हमारे इंडिया में लोगों को मिलते हैं ना वो सारे अधिकार इन नदियों को भी दिए। इनको जिंदा रहने का अधिकार है, क्योंकि लोग इनको ना एकदम मारने की पुकार भी करते हैं पुरुष। फिर है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। फिर देखो इसको ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। गंगा को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। हुगली कहाँ बोलेंगे इसको? भागीरथी कहाँ बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी के बाद। पद्मा इसको बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद बोलेंगे पद्मा। ठीक है। मेघना, जमुना जब ब्रह्मपुत्र से मिलने के पश्चात क्या हो जाएगी? मेघना बन जाएगी। मिली पश्चिम बंगाल में, फिर पद्मा ये बांग्लादेश में, और मेघना मिलने के बाद। और ये यमुना नदी है ना उत्तर प्रदेश का 19 जिलों से ऊपर बहती है, और जो गंगा नदी है ना वो 28 जिलों से ऊपर गुजर बिजनौर जिले से एंटर करके, और कहाँ से वापस से जाएगी उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है वहां से बाहर निकल जाए। ये कौन अगर आप यूपी की हो ना तो इम्पोर्टेंट है, इतना और नहीं। फिर देखो अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र में क्या हो जाएगा? ये कहाँ से निकलती है? ये भी क्यों क्या है, जिसे जहां से इंडस निकलती थी ना अराउंड अराउंड वहीं से निकलती है ये। तो मानसरोवर जो झील है ना उसके पास कैलाश श्रेणी है, उससे जो मायुंगडुंग जो हिमानी है ना वहां से निकलती है। और तिब्बत में इसको क्या कर देते हैं? सांगपो बोल देते हैं। फिर तिब्बत में ये रांगो सांगपो इसकी दाहिने तट नदी है। ये यंग्याप दर्रे से होते हुए जो है दक्षिण में मुड़ के यू टर्न लेके अपने इंडिया में आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। फिर इसको अरुणाचल प्रदेश में ये आ गई तो इसको सियांग बोलेंगे, तिहांग बोलेंगे। फिर दिबांग और लोहित नदी के बाएं तट से मिलने के बाद जो है इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर क्या हो गया? तिब्बत में इसको सांगपो या सापू बोलेंगे, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलेंगे, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से। देख लो सारे, हाँ काफी सोच रहा था। और ये सबसे लंबी नदियों में से एक है, ये गंगा के साथ मिलकर जो पूरी दुनिया का ना सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बन। और इसमें अपना राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, सादिया से धुबरी तक। और जो अपना सबसे बड़ा आइसलैंड है ना वो क्या है? ब्रह्मपुत्र। इस पे नदी पे ये मौजूद है। आइसलैंड क्या होता है? नदी के मतलब ऐसे नदी बह रही, नदी के बीच में छोटा सा टापू है उस पे लोग रह रहे, तो वो क्या हो गया? आइसलैंड मौजूद। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमोश, कोस्टिस्ता। ये सब दाई से, और फिर दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोकिला, मेघना, बराक इसके बाएं तट से आके मिली। और फिर ये देखो लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। जैसे लहू बोलते हैं ना कि खून को लहू, ऐसे याद रखो, लहू लोहित वो खूनी नदी बोलते हैं। ये देखो घटते क्रम में, यानी कि इंडिया में इनका कितना एरिया? गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, महानदी। फिर ये सारी हिमालय की परियोजनाएं हैं, स्क्रीन शॉट लेके ना कई बार याद करोगे तो वो याद हो जाएगा। ये फिर हम जो प्रायद्वीप के है ना नदियां, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जितनी भी है। तो आप सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वो टॉपिक पे चाहिए ना रिवाइज करने के लिए या फिर डिटेल में कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में, या फिर नोट्स वगैरह चाहिए तो भी वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो आप लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब, और अपनी फीडबैक सजेशन भी दे सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।